जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।
महानगर शहर में भल्लू भालू की कपड़े धोने की दुकान थी। वो हर दिन अलग अलग जानवरों की कपड़ों की भारी भरकम गठरी लेकर जाता था। दिन भर काम करने की वजह से वो थक भी जाता था। तो पिग्गी एक दिन कहता है, भल्लू भाई, इतनी बारिश में भी तुम इतने साफ कपड़े धोकर ला रहे हो और सब के सब सूखे हैं। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ करूँ कम होगी। पिग्गी भाई, ये तो मेरा काम है। अगर मैं अपने काम में ईमानदारी नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरों को कपड़े देने जा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और भल्लू बूढ़ा होने लगता है। वो अब पहले जैसे बोझ नहीं उठा पाता था और बीच बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता था। थोड़ी चाय पी लेता हूँ जिससे थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और भल्लू गर्मी में कपड़ों का बोझ लेकर जाता रहता है। लेकिन धूप और गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। अरे भल्लू, तुम इतने गहरे गड्ढे में। फिर पिग्गी बहुत दुखी हो जाता है। भल्लू, अब तो लगता है कि तुम ऐसे ही गड्ढे में फंसे रहोगे। इस गड्ढे को गहरा खोदा गया है, इसलिए ध्यान से देखो। आसपास बहुत मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को वापस गड्ढे में गिराओ। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसे तो तुम दब जाओगे। नहीं, यही एक तरीका है मेरे बचने का। और फिर भल्लू के कहने पे पिग्गी गड्ढे में मिट्टी गिराने शुरू कर देता है और भल्लू अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झटके से गिरा देता था और उस पर चढ़ जाता था। इस तरह से जितनी मिट्टी पिग्गी गड्ढे में गिराता, भल्लू उतनी मिट्टी से गड्ढा पाटने लगा। हर बार मिट्टी बढ़ती गई और भल्लू भी उसी मिट्टी के सहारे ऊपर खड़ा होता गया। और जैसे जैसे बाहर की मिट्टी गड्ढे के अंदर गिरती गई, वैसे वैसे भल्लू गड्ढे में ऊपर उठता गया और फिर वो गड्ढे से बाहर आ गया। वाह भल्लू, तुम तो बहुत समझदार निकले। इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुमने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। पिग्गी, तुम्हारा मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और इस तरह से भल्लू गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी अपना धीरज नहीं खोया। वो स्थिति को अच्छे से परख कर अपनी समझबूझ का सहारा लेकर उस मुश्किल गड्ढे से बाहर निकल आया। मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। सुंदर शहर के जंगल में एक दिन घमंडी सींगू गेंडा घूम रहा था। सींगू अपनी ताकत का बहुत घमंड करता था और अपने से छोटे जानवरों को बहुत तंग करता था। सींगू शहर के बीच बने एक बगीचे में जाता है। वहाँ पर उसे आम के फलों का एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके पास पहुँचता है और वहाँ पर बैठी हुई चिड़िया को धमकाते हुए कहता है, ये चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आया हूँ, चल मुझे पेड़ के फल तोड़ कर दे। सींगू भैया, मैं यहाँ फ्री में फल नहीं बांट रही हूँ, आपको पैसे देने होंगे। तू मेरा आदेश नहीं मान रही है? तेरी इतनी हिम्मत! अरे, आप मुझसे बिना वजह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप फल खरीद कर भी खा सकते हो ना। मैं आपको तोड़कर ऐसे कैसे दे दूँ? तू पिद्दी सी चिड़िया, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। और सींगू एक ही बार में चिड़िया के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। मुझसे पंगा ले रही थी, अब तो मैं तेरे फल ऐसे ही फ्री में खाऊंगा। सींगू फल खाकर वहाँ से चला जाता है। शहर में एक जगह चींटी रहती थी। वो हर दिन अपने खाने के लिए शक्कर उठाकर घर जाती थी। सींगू उसको देख लेता है और उसको रोक कर धमकाता है, ये चींटी, मुझे तू अब से अपनी आधी शक्कर दिया करेगी, नहीं तो मैं तुझे कुचल दूंगा। सींगू भैया, मैं गरीब चींटी हूँ। मेरे और मेरे परिवार के लिए शक्कर लेकर जा रही हूँ। आप इतने ताकतवर है, आपका इतनी सी शक्कर खाकर क्या पेट भरेगा? मुझे खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। जितना कह रहा हूँ कर, नहीं तो कुचल दूंगा। चींटी वैसा ही करने लगती है।
जैसे उसको सिंगू ने कहा था। इसी वजह से उसके घर में खाने की कमी हो जाती है और वो अब कमजोर होने लगती है। कमजोरी की वजह से एक दिन चींटी बहुत बीमार पड़ जाती है और मुश्किल से शक्कर उठाकर आ रही थी, तो उसको सिंगू रोक लेता है। चींटी, आजकल तो तू मुझे बहुत कम शक्कर दे रही है। तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम कितने निर्दयी हो सिंगू, तुम मेरी हालत पर तरस नहीं आता है? तुम जैसे छोटी जानवरों की हालत पे मुझे कोई तरस नहीं आता है। तुम लोग मेरी गुलामी करने के लिए ही हो। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चींटी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उछलकर सिंगू गेंडे की नाक में घुस जाती है। सिंगू बहुत परेशान हो जाता है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस छोटी सी चींटी ने मेरा दम घोंट कर रख दिया है। मुझसे माफी मांग सिंगू, नहीं तो मैं तेरी नाक से नहीं निकलूंगी। अरे मुझे माफ कर दे। चींटी उसकी नाक से बाहर आ जाती है। अब तुझे समझ आया कि अपनी ताकत पर घमंड करना कितना हानिकारक हो सकता है। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। फिर सिंगू किसी भी जानवर को तंग नहीं करता है। अब वो समझ गया था कि कौन किस समय पर कैसी ताकत दिखा दे, ये कोई नहीं जानता है। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद, अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे अगर मैं नदी पार करूंगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूंगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर
बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तभी हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था और खुद से शिकार भी नहीं कर सकता था। इस तरह कमजोर होने के कारण वो भूखा रहने लगा और अपनी गुफा में सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस बुढ़ापे में भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी मदद छोटू कर देगा तो मेरा काम बन सकता है। और फिर शेरा छोटू से मिलता है। छोटू, तुम मेरे बीमार होने की खबर जंगल में फैला दो, बाकी मैं तुम्हें खाने में हिस्सा दिया करूँगा। छोटू शेर की बीमार होने की खबर जंगल में फैला देता है। जब जानवर शेर की तबीयत पूछने के लिए उसकी गुफा में जाते थे तो शेर उनका शिकार कर लेता था। इस तरह से बहुत दिनों तक शेर एक एक करके बहुत से जानवरों को खा जाता था और वो हट्टा कट्टा हो गया। ये तो अच्छा तरीका हाथ लगा है। अब तो मुझे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफा में ही शिकार आ जाते हैं। एक दिन रिंकू खरगोश सोचता है कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। जो भी जानवर शेर को देखने के लिए गया है उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या राज है, पता करना होगा। और रिंकू शेर की गुफा के बाहर जाता है। महाराज शेर जी, कैसे हैं आप? कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर आ जाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आ जाओ दोस्त, गुफा के अंदर आ जाओ। इतनी देर में रिंकू गुफा के आसपास ध्यान से देखता था। महाराज, आपकी गुफा के अंदर जानवरों के पंजों के निशान हैं, लेकिन जानवरों की बाहर आने की निशान नहीं है। कुछ गड़बड़ है। और अब तो मैं अंदर झांक कर देख रहा हूँ, गुफा के अंदर तो जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही है। फिर रिंकू वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। सारे जानवर छोटू को पकड़ लेते हैं। क्यों छोटू, तुम्हारी और शेर की क्या मिली भगत है, बताओ हमें। डर के कारण छोटू सब बोल देता है। फिर छोटू की पिटाई हो जाती है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लगता है कि अब मैं अपने बुरे कर्मों के कारण भूखा ही रह जाऊंगा। शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता है और उसका भूखे रहने से बहुत बुरा अंत होता है। दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने से और धोखा देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे।
बेटा खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप पढ़े मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। एक शहर में चीनू नाम का बंदर अपनी बहन सिम्मू और मम्मी पापा के साथ रहता था। उनके स्कूल में उन्हें उनके टीचर ने पेड़ों का महत्व बताया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। पापा हमें आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हमारे टीचर ने हमें बताया कि पेड़ बहुत जरूरी होते हैं और इनसे हमें फल और ऑक्सीजन मिलती है। सही कहा बच्चों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब सच ही बताया। वैसे तुम बताओ, तुम किस किस का पेड़ लगाना चाहते हो? पापा मैं तो अनार का पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा मैं आम का, क्योंकि मुझे आम खाने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, कल हम सभी आंगन में पेड़ लगाएंगे। अगले दिन पापा मम्मी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं। सिम्मू और चीनू सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं और उसमें एक एक करके पेड़ बो देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। पेड़ों को पानी देने के बाद सिम्मू और चीनू घर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। भाई कल सुबह तक मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा ना? पता नहीं सिम्मू। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों ये पेड़ इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, इन्हें बढ़ने में टाइम लगता है। और चलो अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं, पर सिम्मू अपने आमों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती है कि उसका आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और उस पर तो बड़े बड़े आम भी आने लगे हैं। ये देख सिम्मू बहुत खुश हो जाती है। तभी पेड़ कहता है, सिम्मू तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम मेरे आम खा सकती हो, जितना खाना चाहो उतना खा सकती हो। सच में? सिम्मू जैसे ही एक आम तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए हैं और उस पेड़ के आमों को खाए जा रहे हैं और खाते खाते सारे आम खा जाते हैं। सिम्मा सारे आम तो ये पक्षी खा गए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब एक भी आम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पेड़ लगाया था ना, तुम्हें जीवन दान दिया था और मुझे ही तुम आम खाने से मना कर रहे हो, ये सही बात नहीं है पेड़। सिम्मू रोने लगती है।
तभी उसकी मम्मी उसको नींद से जगाती है। अरे सिम्मू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरे बच्चे? मम्मी, मैंने देखा मेरे आम का पेड़ बोल रहा है और मुझसे बात कर रहा है और उस पर आम भी आ गए हैं। लेकिन मम्मी, पक्षी मेरे पेड़ के सारे आम खा गए और मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। ये गलत बात है ना मम्मी? लेकिन बेटी, तुम्हारे पेड़ पर तो कोई आम नहीं आए और न ही किसी ने तुम्हारे आम खाए हैं। और बेटी, पेड़ कभी बात नहीं करते। चलो आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। सिम्मू खिड़की के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका पेड़ तो छोटा ही है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सपना था। लेकिन सिम्मू अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास बैठकर उससे बातें भी करती है। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ, मेरी बात सुनो। मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन, बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है
और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है। बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं। तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा, अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।